नमस्कार बंधुओं, आज अपन कानूनों की समझ के बारे में इस अध्याय में समझेंगे। और पिछले वीडियो आपने देखे ही होंगे और समझे भी होंगे। कानूनों की समझ, आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों की जानकारी करना चाहिए। तो पहला चलते अपन, क्या कानून सब पर लागू होते हैं? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? ये सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात की पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की सुविधा कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से उठकर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। सज़ा तक पहुंचने की भी एक तेज प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित हो जाता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजाएं दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराध की सज़ा ज़्यादा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का ये चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित है। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। सन 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेज शासन के मनमानेपन में की मिसाल है। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। इसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानून पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे कानून भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान
कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद ये दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई कानून बनाते और कई पुराने कानूनों को संशोधित करते। कक्षा 6वीं की पुस्तक में आपने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटियां उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इस प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने, रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचे कि एक नया कानून जरूरी है, वे क्या प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में अपन नए कानून किस तरह बनते हैं इसके बारे में इसमें समझेंगे। नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये संसद की जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया। घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। इस उदाहरण के से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिक को आवाज़ बहुत मायने रखती। ये आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबारों, संपादकीय, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जाती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है और कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। तब अगला वीडियो अपन देखेंगे अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या है, इसके बारे में विस्तार से अपन समझेंगे। तब तक के लिए सब भैया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।